तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा था और इसके हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। तो अगर आपने दोनों लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके दोनों लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यार पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए भाई, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो समुच्चय होता है उसको कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक होता है रोस्टर रूप, जिसको सारणीबद्ध विधि भी बोलते हैं, सारणीबद्ध विधि भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कलेक्शन होता है उसकी हम सारणी बना देते हैं। ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा था समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इसका एक दूसरा नाम भी होता है गुणधर्म विधि। गुणधर्म विधि नाम तो आप अपनी मर्ज़ी से कैसे दे लो। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम संग्रह को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, हम उसका गुण बता देते हैं, उसकी जो खास बात है, उस कलेक्शन की जो खास बात है हम उसको लिख के दिखा देते हैं। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यार एक संग्रह बनाओ, इंग्लिश में जितने वावल्स होते हैं उनका एक कलेक्शन बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे? एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिखें AEIOU, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वावल आते हैं आपने उनको लिख दिया, है ना। सबको कोमा के अलावा कोमा से अलग अलग कर दिया और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसको लेट से आपने नाम दे दिया ए। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते थे। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से किसी संग्रह को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप, कि आपने वो संग्रह रोस्टर रूप में लिखा है। अब मैं कह दूं कि यार इसी संग्रह को, ये जो संग्रह रोस्टर रूप में है, इसको आप चेंज करो समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है कि जो संग्रह आपके पास है ना, आप उसका गुण बता दो, उसके अंदर जो खास बात है वो बता दो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AEIOU, इन सब में कॉमन बात क्या है? कॉमन खास बात वो क्या है? वो ये है कि यार ये सारे के सारे जो अवयव हैं, इनको अवयव बोलते हैं ना, एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल हैं। ये खास बात है। तो बस इसको लिख दो सिंपल भाषा में। क्या कहोगे कि भैया A बराबर होगा किसके? कह देना यह संग्रह है, ये जो कलेक्शन है अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को दर्शाता है, स्वरों को दर्शाता है। तो आपने क्या किया, ये जो आपके पास संग्रह था आपने इनको सिंपल भाषा में लिख दिया, है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये कौन सा रूप है? यह है रोस्टर रूप, है ना। जब आप संग्रह को इस तरीके से लिखते हैं तो ये कौन सा रूप कहलाता है? ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से लिखना है, और भी तरीके से लिख सकते थे। जैसे एक ये तरीका भी हो सकता था कि ये जो आपके पास संग्रह है इसके अंदर जो एलिमेंट है इनको कुछ मान लो। लेट्स से कि आपने इसके जितने भी एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है ना, इन सबको मान लिया, लेट्स से x मान लिया। क्या मान लिया? x। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, इन 5 को आपने x मान लिया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, और फिर इस x को डिफ़ाइन कर देंगे। डिफ़ाइन करने के लिए हम कोलन का निशान लगाते हैं, बताया था ना कल मैंने। जैसे मान लीजिए संज्ञा है, संज्ञा की आपने डेफिनेशन देनी है, तो आप संज्ञा लिखते हैं, उसके बाद ऐसे 2 बिंदु लगाते हैं, उसके बाद फिर संज्ञा की डेफिनेशन देते हैं, है ना। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? कोलन। कल बताया था, बस मैं आज रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको ये चीज़ें। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इन सबको x मान लिया, आपने लिखा x कोलन, फिर आप x को डिफ़ाइन करेंगे। इन सब में, इन सबको क्या माना आपने? x माना है ना। इन सब की खास बात क्या है? इन सब की खास बात ये है कि सारे के सारे वावल हैं। तो आप सिंपल लिख दो x कोलन, x क्या है? x अंग्रेजी वर्णमाला के वावल हैं, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के वावल को दर्शाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख देना, स्वरों को दर्शाता है। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, है ना। ठीक है, और भी तरीके से आप लिख सकते हो, जरूर नहीं कि x ही लिखना है, y भी लिख सकते हो। पढ़ते कैसे इसको? इसको पढ़ते हैं कि सभी x का समुच्चय,
सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को दर्शाता है। ठीक ना। आप चाहें तो वाई मान लो, है ना, जेड मान लो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है जी। तो ये बात हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। और क्या क्या पढ़ा था हमने? एक सिंबल के बारे में पढ़ा था जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, है ना, यूनानी भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब है वो होता है में है। क्या मतलब होता है? में है, या फिर कह लो सदस्य हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार क्या 5 इसके अंदर हैं? तो मैं कैसे पूछूंगा? मैं लिखूँगा 5, फिर डैश लगा दूंगा, लेट से ये ए सेट है और यहाँ पे ए लिख दूंगा, है ना। अब आपको लेट से सिंबल भरना है। तो मैंने पूछा कि क्या 5 इसके अंदर है? तो आप क्या कहोगे? हाँ सर है। तो कैसे लिखोगे? बस ये सिंबल लगा दोगे। अब इसको पढ़ते हैं कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं कि 5 जो है ना वो ए समुच्चय में है। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बच्चों? बिलोंग्स टू। तो ये जो भी मैंने बातें बताई आज आपको, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस कल हमने इसको आराम से पढ़ा था, आज हमने इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ लिया। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अच्छा, आज हम बात करते हैं इससे आगे। देखिए जी, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको समुच्चय के बारे में बता देता हूँ। कल मैं भूल गया था उसको बताना, उसको आप नोट कर लीजिए। तो हेडिंग लगाइए नोट। ठीक है। बात यह है कि यार जो समुच्चय होता है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर जो अवयव होते हैं, उनको रिपीट करके नहीं लिखा जाता। उनको रिपीट करके नहीं लिखा जाता। मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए, एक समुच्चय है ए, और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से चल रहे हैं। जो ये समुच्चय है ये सभी प्राकृत संख्याओं का है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, हर एक संख्या सिर्फ एक बार आ रही है। ठीक है। इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होती है। जैसे मान लो कि लेट्स से मैं एक इंग्लिश का शब्द ले लेता हूँ, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैंने कहा कि यार इस शब्द के अंदर जो लेटर यूज़ हुए हैं, जो अक्षर यूज़ हुए हैं, जैसे MATHE, उनका एक संग्रह बना दो, उनका एक समुच्चय बना दो। तो वो समुच्चय कैसा होगा पता है? जैसे इस अक्षर के अंदर कौन कौन से लेटर यूज़ हुए हैं? M यूज़ हुआ है ना, और A यूज़ हुआ है, T यूज़ हुआ है, कोमा लगा के अलग करना है इनको, T यूज़ हुआ है, और H यूज़ हुआ है ना, E भी यूज़ हुआ है। ठीक है। वापस से M यूज़ हुआ है। देखिए M तो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसको मैं वापस नहीं लिखूँगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, समुच्चय के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, कि आप एक एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। समुच्चय के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रख लें। ठीक है ना। तो आप वापस से M नहीं लिखेंगे। ठीक है। A भी नहीं लिखेंगे क्योंकि A भी पहले आ चुका है, T भी आ चुका है। हाँ, I लिख सकते हैं। ठीक है। C भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं। समझे? आपने क्या किया, ये जो शब्द था मैथमेटिक्स, मैंने कहा था कि यार इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर यूज़ हुए हैं उनका एक सेट बनाओ। तो आपने सेट क्या बनाया? ये MATHEICS। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यार इसके अंदर कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा। समझ रहे हो? इसके अंदर कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस बात को आप नोट कर लें कि समुच्चय में रिपीटेशन नहीं होती है। रिपीटेशन, या फिर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। दोहराया नहीं जाता है। शायद मैंने कल बात बता दी थी, लेकिन फिर भी आप आज लिख लो। ठीक है। समुच्चय में हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। एक के मतलब एक ही बार लिखना है, ऐसा ना हो कोई 2 बार लिख दो आप। ठीक है। एक एलिमेंट को एक बार सिर्फ। समझ में आ गई? ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि एक शब्द है मेरे पास एप्पल,
मैंने कहा कि ये जो शब्द है ना, इसके जो अक्षर हैं, ये वाले जो अक्षर हैं, इन अक्षरों का एक समुच्चय बनाओ। तो क्या होगा वो होगा A P L E, ये होगा। ठीक है ना। हाँ, डबल P नहीं लूँगा मैं। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मैंने अभी बताया कि समुच्चय में अवयव को दोहराया नहीं जाता। जो एलिमेंट है ना, उसको रिपीट नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे P आ गया तो वापस से P नहीं लिखूँगा। कहने का इतना सा मतलब है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात, है ना। दूसरी बात, समुच्चय में ऑर्डर मायने नहीं रखता। इस बात को लिख लें। समुच्चय में ऑर्डर या फिर आप कह लीजिए क्रम मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता। जैसे इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि एक शब्द है मेरे पास एप्पल, इसके अक्षरों का एक समुच्चय बनाओ। तो आपने समुच्चय बनाया APLE, है ना। तो अगर आप ये समुच्चय बनाते ALPE तो ये गलत नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि समुच्चय में जो ऑर्डर है, किस क्रम में किस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे गए हैं, ये मैटर नहीं करता। जैसे मैं आपसे कह दूं कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, और इसको चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, दोनों समुच्चय सही हैं क्योंकि समुच्चय के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता। दो बातें आपको नोट करनी है। पहली बात ये कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि समुच्चय में ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता। जो क्रम है वो मैटर नहीं करता है। भाई समझ में आ गई? ठीक है, तो ये दो बातें थी। क्लियर है बातें मेरी? ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इसको लिख लो। ठीक है जी, ठीक, चलिए फिर आगे। हाँ, एक बात बताना मैं रह गया शायद, वैसे चलो बता ही देते हैं आपको। अभी मैंने आपको क्या लिखवाया कि समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता, लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे आप एक अलग तरीके का सेट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मल्टी सेट। उसके अंदर हम एलिमेंट को दोहरा सकते हैं क्योंकि वो मल्टी सेट होता है ना। उसके बारे में आप कॉलेज में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी नहीं आएगा वो आपका टॉपिक। अभी बस आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए आप अगले टॉपिक पे। मैंने क्या लिखवाया, अभी 2 पॉइंट लिखवाए हैं, उनको आपने लिख लिया। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गणित में यूज़ होने वाले महत्वपूर्ण समुच्चय। मैथमेटिक्स में कुछ एक ऐसे समुच्चय होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। कुछ एक ऐसे सेट होते हैं जो बार बार आपके मैथ में यूज़ होते हैं। उनको अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेट होता है प्राकृत संख्याओं का। जैसे मैं कह दूं कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं उनका समुच्चय बनाओ, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 1 2 3 4 और इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। ये 3 बिंदु क्या दिखाती हैं? ये 3 बिंदु ये दिखाती हैं कि ये जो समुच्चय है ना, ये अंतहीन है। अंतहीन का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो समुच्चय है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया मैथमेटिक्स की भाषा में, और वो नाम है एन। एन, ठीक है, और ये जो एन होता है ना, ये थोड़ा सा डार्क करके लिखा जाता है, ऐसे डार्क करके। जब भी आपको मैथ में +1 +2 के मैथ में कहीं भी आपको अगर डार्क एन मिल जाए, ऐसा कुछ गाढ़ा एन लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये एक समुच्चय को बता रहा है, सेट को बता रहा है। समझ गए? जैसे मान लो कि सिंपल हमने एन लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुच्चय है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये एन मैंने डार्क करके लिख लिया, ऐसे डार्क करके लिख दिया, या फिर क्या होता है कि कई बार फिर डबल पेन फिरा देते हैं, ऐसे डबल पेन फिरा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये एक समुच्चय है। इंग्लिश का लेटर नहीं है, समुच्चय। समझ में आ गई? समझ रहे हो ना? अगर एन डार्क करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे समुच्चय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समुच्चय की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात नहीं हो रही। ठीक है ना, वहाँ पर समुच्चय की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनाओ।
पूर्ण संख्याएं कौन सी, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो वही होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। ये 3 बिंदु लगाते हैं हम यहाँ पे, ऐसा मत करना कि ज़्यादा लगा दो, जनरली 3 लगाई जाती हैं, आपकी बुक में भी 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका समुच्चय बनाओ। समुच्चय बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो समुच्चय है इसके अंदर पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं वाले समुच्चय को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क W से। कहीं भी अगर आपको मैथमेटिक्स में गाढ़ा W मिल जाए, कैसा W, गाढ़ा, एक तो होता है W ऐसा मिल गया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यार ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, ये इंग्लिश का एक लेटर है, इंग्लिश भाषा का एक अक्षर है। ठीक है, लेकिन अगर W आपको डार्क मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंग्लिश का लेटर है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ये एक समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय। जैसे कई जगह आपको क्या लिखा मिलेगा, ऐसा लिखा मिलेगा, लेट्स से 0 बिलोंग्स टू, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 जो है ना वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में आता है। 0 पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में आता है, और है भी। 0 जो है वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में है कि नहीं है, है ना। आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि 0 W में आता है, W नहीं है ये, ठीक है ना। ये एक समुच्चय को दर्शाता है। जैसे मैं कह दूँ 5 बिलोंग्स टू, और यहाँ पे मैंने डार्क एन लिख दिया, इसका क्या मतलब कि जो 5 है ना वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आता है। एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसलिए इसको W से, इसको N से रिप्रेजेंट किया गया। समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा फिर ज़्यादा आएगा, पर लिख लो बस आप, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जो आपके पूर्णांक हैं उनका समुच्चय लिखिए। पूर्णांकों के समुच्चय को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं, और 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन पूरे नंबर होते हैं पूर्णांक, पूरा जो अंक हो, पॉइंटों के नंबर नहीं आते इसके। जैसे आप 3.5 नहीं लिख सकते इसके अंदर, ठीक है ना, पूरे नंबर लिखने आपने। तो जैसे ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये जो समुच्चय है ये किसका है, सभी पूर्णांकों का है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डार्क जेड से, डार्क जेड से, और ये बार बार देखने को आपको मिलेगा मैथमेटिक्स की बुक में, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है जी, अब जैसे मैं आपसे कह दूँ, पूछता हूँ मैं आपसे, क्या -3, मैंने ऐसे लिख दिया, अभी मुझे बताना कि क्या ये सही है या गलत है। -3 बिलोंग्स टू होल नंबर, W मैंने होल नंबर ना, होल मतलब पूर्णांक, -3, सॉरी होल मैंने पूर्ण, है ना। -3 पूर्ण संख्याओं में होता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, बताइए। क्या -3 पूर्ण संख्याओं में होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। कहाँ है -3 पूर्ण संख्याओं में, नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है गलत है। अच्छा, मैंने ये लिख दिया, अब बताइए क्या ये बात सही है कि गलत है, सही है। इसका मतलब क्या है, -3 पूर्ण संख्याओं में नहीं होता, और नहीं होता, -3 नहीं है यहाँ पे, तो उसकी बात ये बिल्कुल सही है। अब मैं लिख देता हूँ, जैसे क्या ये बात सही है, सही है, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 जो है वो एक प्राकृत संख्या भी है जबकि एक पूर्ण संख्या भी, दोनों ही समुच्चय में आता है ये, ठीक है। ठीक है जी, तो 3 प्रकार के हमने समुच्चय पढ़े। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क एन से, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क W से, और पूर्णांकों को हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क Z से, ठीक है। अच्छा जी, इसका भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा कि Z से ही क्यों रिप्रेजेंट किया, है ना, क्योंकि पूर्णांकों को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, लेकिन रिप्रेजेंट हम करते हैं Z से। हो सकता है कोई मैथमेटिशियन का स्टार्टिंग का नेम लिया हो, मे बी, ठीक है। आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा जी, 3 चीज़ पढ़ ली। चौथी बात, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क क्यू से, डार्क क्यू से, ठीक है।
ठीक है। परिमेय संख्या है कौन सी? बटे वाली, 1/2, 3/5। 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, है ना, 5/1। ये जो बटे वाली संख्याएं होती हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क क्यू से, और डार्क आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। रियल कौन से नंबर? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके अंदर सारी संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं सारी आ जाती हैं, है ना। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर नेगेटिव अंक भी आ जाते हैं, बटे वाली संख्याएं भी आ जाती हैं, समझ गए। रूट वाली संख्याएं भी आ जाती हैं जिसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये सारी संख्याओं का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम डार्क आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, जेड का मतलब इंटीजर्स, क्यू का मतलब रैशनल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जेड प्लस लिखा मिलता है। जेड प्लस का मतलब ये है कि जो पूर्णांक लिए गए हैं वो सिर्फ पॉजिटिव लिए गए हैं, तो उनके अंदर नेगेटिव अंक नहीं आएंगे, समझ में आ गई। यानी 0, 1, 2, 3 ये आएगा, ठीक है। कई बार यहाँ पर भी प्लस का मिलता है, यानी जो परिमेय संख्याएं ली गई हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ली गई हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं ली गई हैं, ऋणात्मक को नहीं लिया गया, तो इस वजह इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जेड प्लस जेड माइनस कैसे लिख दो। तो ये कुछ एक समुच्चय हैं जो बार बार मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मैं इनसे संबंधित क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मैं पहले बुक के अंदर दिखा देता हूँ कि मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या है। तो जैसे आपको पता हो कि हमने पहले भूमिका पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने समझा था समुच्चय क्यों पढ़ना ज़रूरी है ना। फिर समुच्चय के बारे में पढ़ा, उसको निरूपित कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा ये वाला भाग। क्या है ये है गणित में विशेष रूप से यूज़ होने वाले समुच्चय, ऐसे समुच्चय जो गणित में बार बार यूज़ होते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय डार्क एन से लिखा जाता है या फिर डबल लाइन कर दी जाती है इस पर। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, परिमेय के समुच्चय को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर आपको डार्क क्यू मिल जाएगा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश का लेटर है, नहीं, उसका मतलब ये है कि यार ये एक समुच्चय को दर्शा रहा है ना। वास्तविक संख्याओं को हम डार्क आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव अंक हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो उनको हम जेड प्लस लगा देते हैं। नेगेटिव हो तो जेड माइनस लगा देते हैं। यही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, समझ में आ गई। हाँ, सारी बातें मैं बता चुका हूँ, वैसे कोई बात छूटी नहीं होगी, फिर भी मुझे लगता है कि एक बात बतानी रह गई। जनरली क्या होता है कि जो समुच्चय होता है उसके अंदर हम जो लेटर लिखते हैं वो स्मॉल लिखते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आप देखिए इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो स्मॉल लिखे हैं, ठीक है। और जो समुच्चय का नाम दिया जाता है वो जनरली हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। और ये कोई रूल नहीं है, बताया था मैंने ये बात, है ना, कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा करना ही करना है, लेकिन जनरल बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई गलत नहीं होगा। बस है ना कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें, यहाँ पर भी ए हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ी कन्फ्यूज़न कम हो गई थी भैया, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमने डिसाइड कर रखा है, हमने नहीं मतलब मैथमेटिशियन ने, कि जनरली हम कैसे लिखेंगे कि भैया जो समुच्चय है उसके अंदर जो लेटर है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और जो समुच्चय का नाम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको आज बताई। क्या क्या बताई मैंने? 2 पॉइंट आपको लिखवाए कि भैया समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है, समुच्चय में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। फिर मैंने आपको बताया कि गणित में यूज़ होने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण समुच्चय हैं, उनको आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि कंसेप्ट हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कोई किसी में डाउट आए ना आपको कमेंट कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको उसको अगले लेक्चर में बता पाऊँ। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, आज अगले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखो आप, देखो भाई, ये आपका 3rd क्वेश्चन है। क्या बोला है कि जो निम्नलिखित समुच्चय हैं उनको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। ये आपको समुच्चय दिए गए हैं, ये कौन से रूप में है? ये समुच्चय है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में, समुच्चय निर्माण रूप के रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है ना। अभी आपको इनको रोस्टर रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। जैसे पहला देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा यहाँ पे, यह है a बराबर सभी x का समुच्चय। इसको कैसे पढ़ते हैं? सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक पूर्णांक है, x जो एक पूर्णांक है भैया, पूर्णांक मतलब पूरा अंक,
माइनस वाले भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव वाले भी आ जाते हैं। ये सारे पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक हैं। और जो x की वैल्यू है ना वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है? नंबर लाइन पे देख लो ना, ये -3 है, -2 है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो -3 से बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है भैया? -3 से जो बड़ा हो, -3 से बड़ा ये हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से छोटा लेना है ना। -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पूर्णांक है? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो बस इसको आप रोस्टर रूप में लिख दो। रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं? रोस्टर रूप में हम एक सूची बना देते हैं, लिस्ट बना देते हैं, है ना। अलग अलग एलिमेंट को हम कोमे के द्वारा अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आपको चेक करना हो कि क्या क्या जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। तो कैसे करोगे? आप है ना दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया करो। जो आपका समुच्चय निर्माण रूप है उसको भी पढ़ लिया करो और जो आपने रोस्टर रूप में लिखा है उसको भी पढ़ लिया करो। दोनों का मीनिंग एक ही होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी x का समुच्चय है, जहाँ x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी है, ठीक है। अब आप दिमाग में सोच लीजिए कि यार ऐसे कौन सी संख्याएं हैं, ऐसे कौन से पूर्णांक हैं जो -3 से बड़ी होती हैं, 7 से छोटी होती हैं, है ना। तो वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों का जो मतलब है ना वो सेम निकलना चाहिए। रूप अलग अलग है इनका, लेकिन जो इनका मतलब है वो सेम निकलना चाहिए। समझ रहे हैं? एक मिनट भाई। बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड क्या है? b बराबर क्या? सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मैं इनको जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमें जल्दी से समझ में आता है, क्लैरिटी हो जाती है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये कौन से रूप में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में। अभी आपको उसको किस में चेंज करना है? रोस्टर रूप में, है ना। कैसे करेंगे देखो, क्या बात बोली है कि सभी x का समुच्चय, जहाँ पे x क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये तो था भैया आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में आपको एक समुच्चय दिया गया था, आपने इस समुच्चय को किसके अंदर चेंज कर दिया? रोस्टर रूप में चेंज कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड है एक सेट है सी, है ना, एक समुच्चय है सी और इस समुच्चय में क्या है? इस समुच्चय में सभी x का समुच्चय है जहाँ x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों को अगर हम जोड़ दें तो 8 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके दोनों अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 8 आ जाए? तो ये हो गया 1 और 7, 17 एक ऐसी संख्या है जिसके अगर मैं दोनों अंकों को जोड़ूंगा तो 8 आएगा। और 26 भी, है ना, और अपना 36 भी, 44 भी और 53 भी, ठीक है ना। और कौन सा होता है? 62 हो गया, 71 हो गया, 80 हो गया। तो ये ऐसी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया जिनके अंकों को अगर जोड़ा जाए, जिनके अंकों का जो योगफल किया जाए वो 8 आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। दोनों का मतलब सेम ही है ना। इसका जो मतलब था, ये जो मीनिंग कन्वे कर रहा था, ये समुच्चय भी वही मीनिंग कन्वे कर रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बात थी। अब आ जाइए चौथे सेट पे।
चौथा समुच्चय क्या दिया है, सभी x का समुच्चय जहाँ x एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, है ना। अभाज्य मतलब जो किसी से भागना हो, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। अभाज्य संख्या की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अभाज्य संख्या को हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि यार वो संख्या जो किसी से भाग ना हो, है ना। या फिर आप कह सकते हो ऐसी संख्या जिसके दो फैक्टर हों, यानी सिर्फ दो ही टेबल्स पे जाती हो। जैसे देखो 3 किस किस टेबल पे आता है, 1 और 3 पे। 2 किस किस टेबल पे आता है, 2 अपना आता है अपना एक तो 2 पे और 1 की टेबल पे, ठीक है ना। एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 किसकी टेबल पे आता है, एक तो 1 की पे आता है ना, दूसरा भी 1 पे ही आता है ना। यानी 2 अलग अलग इसके फैक्टर नहीं है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7। तो बोला कि यार एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ, नहीं एक सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है वो अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक मतलब जो संख्या 60 को भाग करती है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो संख्या 60 को भाग करती हैं, अभाज्य संख्याएं पूछी इसने। तो 2 भी 60 को भाग कर देगा, 3 भी 60 को भाग कर देगा, 5 भी 60 को भाग कर देगा। अब कहेंगे सर 4 भी कर देगा 60 को भाग, लेकिन 4 अभाज्य तो नहीं है ना, समझे, अभाज्य संख्या लेनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और कोई संख्या, और कोई अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो 60 को भाग कर पाए। अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ। तो ये जो समुच्चय बना, ये उन एलिमेंट्स का, उन अवयवों का समुच्चय है जो 60 को भाग कर सकते हैं। उन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है जो 60 को क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सेट है ई। क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसके जितने भी अक्षर हैं इसमें, उनका समुच्चय बनाना है। अभी मैंने आपको बताया कि समुच्चय में हम रिपीटेशन नहीं करते हैं, एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री था ना, ट्रिगोनोमेट्री, TRIGON, है ना। वापस से ओ नहीं लिखूंगा क्योंकि ओ पहले ही आ गया। MET आ चुका है, R आ चुका है, Y। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का एक समुच्चय तैयार कर दिया, ठीक है। फिर बोला कि बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये आप अपने आप कीजिए, सिंपल है, जैसे ये किया है वैसे ये करना आपने, ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए जी, अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए भाई, बोला कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको समुच्चय दे रखे हैं, आपको इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया था, रोस्टर रूप में चेंज करना था। अब की बार क्या है, आपको रोस्टर रूप में दिया हुआ है पहले से ही, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आराम से कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, इसका फर्स्ट पार्ट देखो आप। फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12, है ना। अब ये जो समुच्चय है, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप कौन सा होता है, जिसमें आप उस समुच्चय की प्रॉपर्टी बता देते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, 3, 6, 9 और 12। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो चारों के चारों अंक हैं, ये 3 से भाग हो रहे हैं। 3 से क्या हो रहे हैं, भाग। अब आपको इस समुच्चय को, जो कि रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है ना। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल भाषा में लिख दोगे। सिंपल समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, उसको सिंपल भाषा में लिख दो, है ना। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे, पहली बात तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी, इन्होंने मिस्टेक कर किया, कर्ली ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, यह संग्रह, दो तरीके से लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिख सकते हो, यह संग्रह
3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली धनात्मक, धनात्मक माने पॉजिटिव, धनात्मक 3 से विभाजित होने वाली, यह संग्रह 3 से भाग होने वाली, धनात्मक होने वाले लिख दो, होने वाले लिखने के अलग अलग तरीके हैं ना, होने वाले धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है ना। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपने प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे अगर आप देखोगे ना, जो मैंने अभी लिखा है ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि 3 से भाग होने वाले धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है। 3 से भाग होने वाले पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे चलते जाएंगे तो। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ पहली 4 ही लिखे गए हैं ना। तो आपने जो डेफिनेशन लिखनी है समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखना है तो उसको आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर लिखना है, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो मतलब निकलना चाहिए और जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इन दोनों का मतलब सेम होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे? यह संग्रह, ये जो कलेक्शन है 3 से भाग होने वाले धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितने? पहले 4 धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। पहले 4 धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पे डाल दीजिएगा, पहले 4 धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है। अब आपने ये जो लिखा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना तो कई बार टीचर नंबर काट लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। सही तरीका है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैथ में इस तरीके को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है ना। वो क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को दूसरे तरीके से दर्शाते हैं। कैसे? इसको लिख लो, फिर भी काम आ जाएगा आपके। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाने के लिए वो कैसे करते हैं, वो इसके सभी एलिमेंट को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। लेट्स से कि मैं इस सभी एलिमेंट को x मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने? x। तो मैं पे लिखूँगा x, ठीक है। फिर कॉलन लगाऊंगा। कॉलन क्यों? क्योंकि अब मैं x को डिफाइन करने जा रहा हूँ, x की डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। मैंने इन सबको x माना है ना, तो इन सब की खास बात क्या है कि ये सारे के सारे 3 से भाग हो रहे हैं। किससे भाग हो रहे हैं? 3 से, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे सभी x का समुच्चय, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है 3 से विभाजित होने वाली पहली 4 धनात्मक पूर्णांक है। समझे? या फिर आप लिख सकते हो, हाँ ठीक है, पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए 3 से भाग होने वाली ना, हाँ पूर्णांक लिखना यहाँ पे फिर भी गलत हो जाएगा। अभी भी ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक लिख दिया अगर आपने, तो देखा जाए तो 0 भी 3 से भाग हो जाता है ना। 0 जो है उसको भी हम 3 से भाग कर सकते हैं, लेकिन इस समुच्चय के अंदर 0 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप पूर्णांक लिखोगे तो गलत होगा, ये समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर वे में करना है। तो यहाँ पे पूर्णांक लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप प्राकृत संख्या लिख सकते हो, प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या में जो है 0 नहीं आता है ना। अब इसका जो मतलब निकल के आ रहा है, इस समुच्चय का जो आपने अभी लिखा, इसका जो मतलब निकल के आ रहा है और जो इसका मतलब था, दोनों मतलब सेम है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये तरीका भी लिख लो, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखोगे ना तो आपने हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। मैथमेटिक्स में जब आप समुच्चय को आगे पढ़ोगे, हायर स्टडीज़ में जब आप जाओगे, तो जब आप समुच्चय देखोगे ना उसके अंदर हिंदी का बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़, मतलब लैंग्वेज का। हिंदी का मतलब ये नहीं कि हिंदी का, लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो उसको मैथमेटिकली लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तरीका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नंबर नहीं कटेंगे, लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे इसका पक्का, ठीक है ना। पिछले वाले तरीके को मत लिखना, ये तरीका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इससे और भी अच्छा तरीका का लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसके सभी एलिमेंट्स को x मान लिया लेट्स से, तो x है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ पे 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है। ध्यान से सुनना, 3, 6, 9 और 12। अगर तुम यहाँ पे फोकस करो तो इस 3 को, ये जो 3 है इसको मिल सकता हूँ 3 गुना 1, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 2, इसको 3 गुना 3, इसको 3 गुना 4। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो 3 सब में कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो 3 तो फिक्स है ही, जो फिक्स है उसको तुम लिख दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या बदल रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। जो बदल रहा है उसको तुम कुछ मान लो, लेट्स से तुमने n मान लिया। क्या मान लिया तुमने, n। कुछ भी मान सकते थे, x इसलिए नहीं माना क्योंकि x यहाँ पर ही आ गया था ना, तो 2 बार x हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसमें। तो हमने n मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देखो सभी x का समुच्चय जहाँ पे जो x है ना वो किसके बराबर है, 3n के बराबर है। जो यहाँ पे एलिमेंट हैं वो 3n के बराबर हैं, 3 के मल्टीपल हैं, वो 3 के गुणज हैं, 3 के क्या हैं, गुणज हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 3 के गुणज हैं, ऐसे कह सकते हो। अब मैंने क्या बताया था, पिछली बार मैंने क्या लिखा था, सभी x का समुच्चय जहाँ x 3 से भाग होने वाली पहली 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 3 से भाग होने वाली पहली 4, हाँ ठीक था, वो भी तरीका ठीक था और ये भी तरीका ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ, एक तरीका नहीं है, समझिए, अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको जानबूझ के मैं सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आप एक ही मेथड से ऐसे बंद ना जाएं, आप खुद भी अलग अलग तरीके यूज़ कर पाएँ, इसलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है वो 3n के बराबर है, ठीक है, 3n। यहाँ पे n की जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है। तो यहाँ पे लिख देना जहाँ जो n है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर भी है, 2 के बराबर भी है, 3 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको और ज़्यादा अच्छी तरह भी लिख सकते हो। और ज़्यादा अच्छी तरह मतलब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर है 3n के, है ना, और n क्या है, 1 2 3 4 है ना, n की वैल्यू 1 2 3 4 थी, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी है और 4 या 4 से छोटी है ना। अब इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है, तो n की वैल्यू तो 1.2 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो n की वैल्यू सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो यहाँ से वो मतलब कन्वे नहीं हो रहा, तो इसको आपको थोड़ा सा और एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, एक्यूरेट शब्द चाहिए, ठीक है, और एक्यूरेट करना पड़ेगा। और एक्यूरेट कैसे, आपको बताना पड़ेगा कि जो n है ना, जो n है, जो यहाँ पे n है, अगर देखोगे 1 2 3 4, जो यहाँ पे n है वो एक नेचुरल नंबर है, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो n है वो प्राकृतिक संख्या है, वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो मीनिंग कन्वे कर रहा है सेट, ये समुच्चय जो मीनिंग कन्वे कर रहा है ये बिल्कुल सही है, ये समुच्चय भी सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इस तरीके से भी लिख सकते हो। कोशिश करो कि आप इस तरीके से लिखो। क्यों इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब आप आगे हायर स्टडीज़ में हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, +1 +2 में, +1 +2 की जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, उसी को पढ़ लो चाहे, उसके अंदर आपको बार बार ऐसे समुच्चय देखने को मिलेंगे, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना, अभी स्टार्टिंग से ऐसे ऐसे करने लगेंगे ना तो बाद में समझने में आसानी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इससे पहले जो तरीका लिखा था वो उससे भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, समझ में आ गई। अब मैं सेकंड को लिखता हूँ, चलिए, ये दूसरा समुच्चय देखिएगा, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 4 8 16 32, है ना। अब हमें इसको लिखना है। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है इसके, 2 4, अगर यहाँ पे 6 होता ना, मान लो यहाँ पे 6 होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, 2 गुना 1 2 गुना 2 ऐसे लिख सकता था ना, 2 गुना 3 ऐसे लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है भैया, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात बताऊँ क्या है, इस 2 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4,
32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5, समझे। 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। बार बार जब आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे, और भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, असाइनमेंट दूंगा आपको मैं, वो असाइनमेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा अच्छा इसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है ना। क्योंकि मुझे तो पता ही है, क्योंकि मैंने बार बार निकाल चुका हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब आप खुद ब खुद निकालेंगे ना, तब आपकी प्रैक्टिस बनेगी, समझ गए। तो इसके अंदर खास बात क्या है कि जो ये एलिमेंट है ना, ये जो 5 एलिमेंट हैं, जो 5 अवयव हैं, इनके खास बात क्या है कि ये 2 की पावर में समथिंग है। यहाँ पे देखोगे ना, 2 फिक्स है, 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 2 फिक्स है ना। हाँ, ऊपर वाले बदल रहे हैं, इसकी जो पावर है वो बदल रही है, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे? सभी एक्स का समुच्चय, आपने इन सबको एक्स मान लिया, जहाँ पे एक्स किसके बराबर है? 2 की पावर n के बराबर है। भाई जो फिक्स है उसको तो सेम टू सेम लिखना है, और जो बदल रहा है उसकी जगह आपने कुछ ना कुछ लेना है। जैसे यहाँ पे बदला था 1 2 3, पावर बदल रहे थे ना, तो मैंने पावर में n ले लिया, कुछ और भी ले सकते थे, m भी ले सकते थे, आपकी मर्जी थी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। n की वैल्यू यही है ना, n की वैल्यू एक बार तो 1 हुई, एक बार 2, एक बार 3, एक बार ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x, सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है वो 2 की पावर n के बराबर है, और जो n है वो एक प्राकृत संख्या है ना, ठीक है। प्राकृत संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती हैं, इससे आगे भी बताना पड़ेगा। जो n है वो 1 या 1 से बड़ा है, और 5 या 5 से छोटा है, ठीक है ना। दोनों तरीके से, ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से लिखने का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे देखो होता क्या है कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको बार बार ऐसे ऐसे समुच्चय देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके समुच्चय की प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने ऐसे ऐसे लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, अब यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे हिंदी भाषा लिखी है या फिर इंग्लिश भाषा लिखी हो, नहीं ना, ये मैथमेटिक्स की भाषा है, ठीक है। इसका भी मतलब है ना पूरा, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसको कैसे पढ़ना है। सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स जो है वो 2 की पावर n के बराबर है, और n क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, जहाँ पे n जो है वो 1 या 1 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन गई, अच्छा ये जो समुच्चय है ना, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता होगा, समझ गए। इसके अंदर मैंने हिंदी भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करा, शॉर्ट वे में सारी जानकारी दे दी, समझ लो, तो ये चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से लिखा जा सकता था, ज़रूर नहीं है कि इसको ऐसे लिखना है, और भी तरीके हैं यार, इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे थे क्या, n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, थोड़ा डार्क बनाना है इनको, या फिर डबल लाइन खींच देना, एक लाइन खींच दी उसके ऊपर एक और लाइन खींच लेना, ठीक है। और जो n है वो 0 से बड़ा है, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते थे, 0 से बड़ा है और 6 से छोटा, ऐसे लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा कौन सा अंक होता है? 1, है ना। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से बड़ी है वो 1 है ना। 2 3 4, ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है जो ये कर रहा है ना। जो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है, तीनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तीनों इसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। चाहते तो 0 की जगह आप -1 भी लिख सकते थे भाई, -7 भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि -7 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 ही तो है, 2 ही तो है। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वो आपको खुद ब खुद ढूंढना है, समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको घर से काम देता हूँ। घर से काम ये है कि आप ये जो 3 पार्ट बच गए, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, ये जो तीनों पार्ट बच गए, 3rd, 4th और 5th, ये तीनों पार्ट आप खुद ब खुद सॉल्व कीजिएगा, हो जाएंगे, मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। और कोशिश कर सकें तो 5वां और 6ठा जो क्वेश्चन है इसको भी आप खुद ब खुद करने की ट्राई कीजिएगा, आंसर मैच कीजिएगा, खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, समझ में आई? ठीक है ना। ये तीनों पार्ट भी हो जाएंगे, इनके अंदर आप देखिएगा कि क्या खास बात है, और आपको नज़र आ जाएगी खास बात, बिल्कुल ही आसानी भाषा में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो पीछे आंसर दिया है वैसा वैसा लिखना है, नहीं। मैंने आपको बताया तो अभी कि समुच्चय निर्माण रूप में हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो तो तरीका अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई कमी रह गई हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में बताइए, हम और स्लो पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने ये कंप्लीट लेक्चर देखा है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर मैंने कंप्लीट देखा है।
तो ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है मेरा भी कि भाई बच्चे देख रहे हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये बात थी, समझ गए। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय।